हेलो एवरीवन, जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। वेलकम टू जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो भी जुड़ रहा है, गुड इवनिंग। अरविंद, गुड इवनिंग। सोनू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग जुड़े हैं, सारे के सारे कनेक्ट हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, जिससे जितने लोग जुड़ सकते हैं वो जुड़ जाएं। आज की क्लास अपनी केमिस्ट्री की रहेगी सॉलिड स्टेट चैप्टर पर। ठोस अवस्था यानी कि 12th क्लास का फर्स्ट लेसन, यानी कि क्या होगा, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट पर अपने क्वेश्चन आज चलेंगे। तो उसी पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हीरा उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया, ये बताना है आपको। हीरा किसका एग्जाम्पल है वो देखना है कि हीरा किसका उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है। सॉलिड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड दी ग्लास। यानी कि क्या कह रहा है, हीरा किसका एग्जाम्पल है। डायमंड की बात कर रहा है अपने लिए। डायमंड सॉलिड स्टेट के अंदर डायमंड हमेशा अपन जानते हैं किस चीज़ के लिए। डायमंड क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उसमें से सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो डायमंड है। इसका जो उपयोग होता है आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स के फॉर्मेशन में बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण के अंदर यूज़ करते हैं। ग्लास कटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये डायमंड है कैसा, किसका एग्जाम्पल है अभी। सॉलिड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यह नहीं है। तो जल्दी से इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड एक्सपेक्ट करूंगा कि जल्दी से आंसर दीजिए। सारे के सारे लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं, फटाक से आंसर आने चाहिए आप लोगों के। जितने बढ़िया आंसर होंगे उतना बढ़िया होगा। चाहे आंसर कैसे भी हो, गलत हो या कैसे भी सही हो, हर चीज़ के अंदर आपका लेवल क्या है ना, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिए। आंसर दीजिए तो क्या होगा, हीरा उदाहरण है। किसका है उदाहरण, सॉलिड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड ग्लास। तो किसका होगा भाई। तो यहाँ पर हीरा जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर कार्बन होता है। कार्बन, हीरा क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, दिस इज द एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप है। वो भी कैसा, क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है, यानी कि क्रिस्टलीय फॉर्म है उसका, क्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है ना। किसका, कार्बन का ये क्रिस्टलीय अपर रूप होता है हीरा। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलाइन के, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर कितने कितने ये आता है, हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है और फुलरीन आता है। ये आप लोगों ने यहाँ पर पूरा जानते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर भी था कि कार्बन के जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप, वो कौन कौन से हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हीरा, अपन ने हीरे के बारे में सारा कुछ देख लिया कि क्या क्या है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन आपस में अन्य 4 कार्बनों से कंटिन्यू जुड़ा रहेगा। कौन से बॉन्ड द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। और कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़कर एक पिंजरे नुमा बहुत ही सशक्त यानी कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। इस स्ट्रक्चर के कारण ये सबसे कठोर होता है, यानी कि क्या होता है, हार्ड मटेरियल हो गया। तो इसका मेन आंसर जो होगा आपका क्या होगा, कोवैलेंट सॉलिड है। ये कौन सा है, कोवैलेंट सॉलिड। तो नेक्स्ट है, इसी के अंदर हीरा उदाहरण है इसका, कोवैलेंट सॉलिड। आंसर आए हैं सी, वेरी गुड, सी वाले आंसर, गुड, एकदम राइट है। बाकी जो करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। यहाँ पर क्या होगा, कोवैलेंट सॉलिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्या कहता है अगला क्वेश्चन उस पर। To get n type of semiconductor, the impurity to be added to silicon should have which of the following number of valence electron। n प्रकार का अर्धचालक, यानी कि क्या होगा, n प्रकार का अर्धचालक n प्रकार का अर्धचालक
प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि मिलाई जाती है। यानी कि क्या हुआ, टू गेट ए एन टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी टू बी एडेड टू सिलिकॉन शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाई जाएगी। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए यानी कि 1, बी 2, सी 3 एंड डी इज द 5। कौन सा आंसर होगा भाई, जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है भैया। एन प्रकार का सिलिकॉन बनाने के लिए अर्धचालक सिलिकॉन Si, इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि यानी कि जो अशुद्धि मिलाई जाएगी वो कितने इलेक्ट्रॉन वाली होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होंगे। तो वो देखिए कितने हो सकते हैं, उसकी अशुद्धि मिलाई जाए तो ये पॉसिबल है। जल्दी से आंसर दीजिए, जितने लोग हैं जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आंसर दीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जो भी जुड़ रहे हैं गुड इवनिंग। तो आंसर यहाँ पे अर्धचालक यानी कि सिलिकॉन के अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए आपको कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, वो आंसर देना है आपको कि कितने चाहिए होंगे। जल्दी से दीजिए आंसर। हाँ जी, आंसर आ गए क्या आपके? अच्छा, बहुत अच्छे, गुड आंसर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सिलिकॉन के अंदर खुद के अंदर देखिए, सिलिकॉन खुद एक चतुसंयोजकता वाला यौगिक है, यानी कि इसकी खुद की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता 4 होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी उसके अंदर अशुद्धि मिलाई जाएगी तो कम से कम 4 या 4 से अधिक वाली अशुद्धि यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसी की अशुद्धि मिलाई जा सकती है। तो 4 से ऊपर वाला इसमें पोर्शन क्या दिख रहा है, यहाँ पर सारे गलत है, यानी कि ये नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है 4 को मैच कर रहा है, 4 से हायर है, वो कौन सा है, 5। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन के अंदर एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए कितना होगा, 5, यानी कि 4 से ज़्यादा वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है भाई, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड एंड लास्ट वन इज डी ग्लास। सीजियम क्लोराइड एल्कली मेटल्स यानी कि एल्कली मेटल्स का क्लोराइड, एल्कली मेटल्स का क्लोराइड, एल्कली अर्थ मेटल्स का फ्लोराइड, यानी कि ये तीनों के तीनों किसके हो गए, एस ब्लॉक के अंदर आ गए। और एस ब्लॉक के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, क्रिस्टलीय होंगे, जनरली क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। तो ये सारे के सारे क्या है, क्रिस्टलीय हैं। तो आपका आंसर सीधा सा बच गया। यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कांच यानी कि ग्लास। तो ग्लास जो है वो अक्रिस्टलीय यानी कि क्या होगा, नॉन क्रिस्टलीय कह सकते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम है, इसको एमॉर्फस बोल सकते हैं, एमॉर्फस सॉलिड है। तो ये कौन सा हो गया, एमॉर्फस सॉलिड ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है अगला सवाल अपना। उसी से रिलेटेड है, देखिए आंसर बताना है आपको। ग्लास इज कांच है, क्या है कांच, सुपर कूल्ड लिक्विड, ए ऑप्शन सुपर कूल्ड लिक्विड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल्स। कांच है, क्या है भाई, अतिशीतित द्रव, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और द्रव क्रिस्टल। देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर सारी क्या है कि मैंने कांच के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं। तो कैसे होगा, ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल्स, क्या होंगे भैया, कौन सा होगा ग्लास के लिए, जल्दी से आंसर दीजिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं आंसर आने चाहिए जल्दी से।
सुपर कोल्ड लिक्विड, यानी कि ग्लास इज सुपर कोल्ड लिक्विड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल्स। कांच क्या है, यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है, ग्लास की बात कर रहा है। ग्लास इज क्या होगा, ग्लास के अंदर, ग्लास किस टाइप का सॉलिड है, तो सुपर कोल्ड है, क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस है, लिक्विड है। कौन सा होगा भाई यहाँ पर? अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चंस भी किया है, उसमें भी किया है, तो आंसर बिल्कुल आपको मालूम है। जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी, कुछ आंसर्स आ रहे हैं। सी, अमॉर्फस सॉलिड पर लॉक कर लिया जाए। ओके, कुछ लोग सी पर है, कुछ लोग अच्छा ए भी बोल रहे हैं। ए इज द राइट आंसर, सुपर कोल्ड लिक्विड। ओके, देखते हैं। देखिए ग्लास क्या होता है, अभी हमने पिछले जो क्वेश्चंस के अंदर किया, ग्लास की प्रॉपर्टीज है अक्रिस्टलीय ठोस, बिल्कुल है, एकदम राइट है। लेकिन इसका ही दूसरा नाम है, क्योंकि ये एक तरह से सुपर कोल्ड लिक्विड यानी कि अति शीतित द्रव भी है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट है, जरूरी नहीं है कि इसमें है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या है, दोनों ऑप्शंस यहाँ पर राइट है कि ये ग्लास क्या है, सुपर कोल्ड लिक्विड भी है, और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड यानी कि क्या हुआ, अक्रिस्टलीय ठोस है। बाकी क्रिस्टलाइन नहीं होगा, लिक्विड क्रिस्टल्स नहीं है। तो याद ध्यान रखिए, ये दोनों है, दोनों ग्लास को दूसरा बनाया जाता है, कौन सा, सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने ए और सी आंसर दिए हैं उनके राइट है। राइट आंसर यहाँ पर ए और सी दोनों रहेंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं मोर देन चार, जनरली नीट के अंदर ऐसे नहीं आते कि 1 से ज़्यादा हो, लेकिन ये जस्ट एक आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, तो जिसके अंदर ये क्या कहता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इनमें से, निम्न में से कौन सा सही है। भैया ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से यानी कि टेबल में से जो है, निम्न में से कौन सा सही युग्म है। क्या कह रहा है, क्रिस्टल सिस्टम दे रखे हैं, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। उसकी एक्सियल डिस्टेंस दे रही है, अक्षीय दूरियां, यानी कि ये क्या है, क्रिस्टल का तंत्र है, ये उसकी अक्षीय दूरियां दे रखी है कि अक्षीय दूरियां कितनी होगी। ये यहाँ पर उसकी अक्षीय कोण दे रखे हैं कि कितने कोण होगा, कितने के कोणों की संख्या, और ये उसके उदाहरण हैं। तो बिल्कुल क्यूबिक ए इज नॉट इक्वल टू बी बट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा बट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल कॉपर हो गया, KCl हो गया। मोनोक्लिनिक ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा सारे इक्वल है और 90 डिग्री है। तो इसमें PbCrO2 और PbCrO4 आंसर दिया। रोम्बोहेड्रल ए बी सी तीनों बराबर है, ए अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं, बट वो 90 डिग्री नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट और HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड सॉरी। ट्राइक्लिनिक ए बी सी इक्वल है, ए और बी सॉरी अल्फा और बीटा दोनों ही क्या है, इक्वल नहीं है, और बीटा गामा के इक्वल है, बट गामा जो भी है 90 डिग्री नहीं है, ध्यान रखिए। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट .5H2O, यानी कि पूरा का पूरा क्या है, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, 5H2O है, ठीक है ना, नीला तोता बोलते हैं, ब्लू विट्रियल। तो ये आपके पास में दिया, इसमें से कौन सी चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है जो युग्म पूरी तरह से सही नहीं है, तो वो आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल। जल्दी से आंसर दीजिए।
अच्छा, कुछ लोग सही दिखाई नहीं दे रहा। ओके, विजिबिलिटी इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये क्वेश्चंस में बोल्ड नहीं हुआ है तो उस वजह से दिख नहीं रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है वो दिखाना है, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट कौन सा है वो देखना है कि विच इज कौन सा सही युग्म है, यानी कि बाकी 4 में से 3 गलत है और 1 सही है, तो वो आपको बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट क्यूबिक घनीय वाला कह रहा है ए इजिकल टू नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है, यहीं पर ये गड़बड़ हो रही है इसकी, ये वहाँ पर इक्वल होता है तो ये गलत हो गया अपने पास में ये दोनों ही। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के अंदर बात करें, मोनोक्लिनिक की बात करें तो कैसे होता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में ए बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं होते। यहाँ पर ए तो है लेकिन बी भी होना चाहिए, तो यहाँ पर ये गड़बड़ है तो ये भी कैंसिल हो गया, आपको मालूम है। रोम्बोहेड्रल या इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, त्रिकोणी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्राइगोनल, दूसरा नाम है इसका ट्राइगोनल। इसके अंदर ए बी सी अल्फा बीटा गामा सेम सेम, यानी कि ये बिल्कुल राइट है। ट्राई क्लिनिक यानी कि क्या होगा, ट्राई क्लिनिक के अंदर ए बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर ये दे रखा है इक्वल, जो ये भी गलत होगा, यानी कि ये भी शो नहीं करेगा। तो आपका यहाँ पर सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, जो रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल के अंदर जो राइट आंसर है वो है सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो ध्यान रखिएगा सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, हाउ मेनी स्पेस लैटिस आर ऑब्टेनेबल फ्रॉम डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स, यानी कि डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम से कितने होंगे, यानी कि विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों से कुल कितने त्रिविम जालक प्राप्त होते हैं। हाँ भाई कितने होंगे जल्दी से बताइए, विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों से कुल कितने जालक यानी कि कुल कितने त्रिविम जालक प्राप्त होते हैं। ए 7, 14, 32 एंड 230, कौन सा होगा भाई जल्दी से बताइए। जल्दी से देखिए, विभिन्न, हाउ मैनी स्पेस लैटिस आर ऑब्टेनेबल फ्रॉम द डिफरेंट क्रिस्टल्स सिस्टम्स, विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों से कुल कितने त्रिविम जालक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कुल कितने त्रिविम जालक प्राप्त होंगे, जल्दी से आंसर आने चाहिए भाई। कितने लोग जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जो भी जुड़े हैं ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों से कुल कितने त्रिविम जालक प्राप्त होते हैं। देखिए ये इसी तरह से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और सीधा सीधा सा पूछा जाता है, जितने भी जो 7 सिस्टम्स हैं उसके अंदर से कुल कितने त्रिविम जालक प्राप्त होते हैं, जिसको ब्रेवियाज जालक भी बोलते हैं, ब्रेवियाज। तो उनकी संख्या होती है अपने पास में टोटल, ही ध्यान रखिएगा कितनी होती है, हमेशा 14। बी इज़ द राइट आंसर, 14 होगी हमेशा, ध्यान रखिएगा। तो 14 जो जालक बनेंगे इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की एकांक कोशिका या कोशिका में कितने अणु होते हैं। ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। कितने अणु होते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl की बात कर रहा है, NaCl के अंदर NaCl की बात करें तो इसके एकांक कोशिका यानी कि यूनिट सेल की बात कर रहा है, यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये बताना है। 2, 4, 6 और 8। कितने होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे या 8 होंगे, कितने होंगे बताइए जल्दी से। हाँ जी, सोडियम क्लोराइड के एकांक कोशिका इकाई कोशिका में कितने होंगे भाई जल्दी से बताइए। 2, 4, 6, 8। अच्छा 4, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 4। बी इज द राइट आंसर। ओके, बी को लॉक कर दिया जाए, कोई नहीं। तो हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, कितने होंगे भाई
सोडियम क्लोराइड के अंदर जनरली आंसर बी इज द राइट आंसर। 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं अभी। कितने होंगे? 4 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल होंगे, 4 अणु उपस्थित होते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है? सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन BCC एंड FCC टाइप क्रिस्टल रेस्पेक्टिवली। Then the number of atoms of sodium and magnesium present in the unit cell of their respective crystals is। कितने होंगे भाई? सोडियम और मैग्नीशियम क्रमशः BCC और FCC प्रकार के क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत होते हैं, तब उनके क्रिस्टल के इकाई सेल में उपस्थित सोडियम और मैग्नीशियम की संख्या बतानी है भाई। सोडियम और मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 4 और 2, 9 और 14, 9 and 14, and 14 and 9, and last one D 2 and 4। कितना होगा भाई? सोडियम के कितने होंगे और मैग्नीशियम के कितने होंगे? परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। मॉलिक्यूल्स NaCl वाला पिछली बार वाला था, यहाँ पर सिर्फ धातु है, सोडियम धातु और मैग्नीशियम धातु की बात कर रहा है। तो वहाँ पर BCC और FCC ये इसके क्रिस्टलिक बता दिए। BCC मतलब बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, और ये FCC फेस सेंट्रिक क्यूबिक, फलक केंद्रित, और वो है किसमें? काय केंद्रित घनीय संरचना। ये क्रिस्टलीकृत है। तो इन दोनों के अंदर बात करें तो कितना होगा वो देखिए, बताइए जल्दी से। BCC सीधा सीधा क्वेश्चन है और सीधा सीधा आंसर होता है। BCC में कितना होता है, FCC में कितना होता है? तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा। BCC के अंदर बात करें तो सीधा सीधा सा BCC यानी कि क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा यहाँ पर कितनी? BCC बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, और FCC यहाँ पर दोनों की यदि बात करें तो इसके अंदर BCC के अंदर आता है कौन सा? 2 और 4 की बात होगी। तो ध्यान रखना, D इज द राइट आंसर फॉर दिस। D 2 होंगे BCC में और FCC में 4 होंगे। नेक्स्ट, एन AB2 टाइप स्ट्रक्चर इज फाउंड इन। AB2 प्रकार की संरचना पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? AB2 संरचना। AB2 प्रकार की संरचना किसमें पाई जाएगी? फर्स्ट एग्जांपल देखिए, NaCl सोडियम क्लोराइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, एंड लास्ट वन N2O नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि लॉफिंग गैस का फॉर्मूला ये N2O। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है? AB2 प्रकार, यानी कि क्या होगा? AB2 प्रकार कैसे होगा? ये प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाए, यानी कि A धनायन जो है फर्स्ट एक है और B है जो ऋणायन की बात कर रहा है। तो उस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, जो सीधा सीधा सा किससे मैच कर रहा है? CaF2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फ्लोराइड इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आयन हैज द लार्जेस्ट रेडियस फ्रॉम द फॉलोइंग आयन। निम्न आयनों में से अधिकतम आयनिक त्रिज्या वाला आयन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। यानी कि सोडियम पर Na+ है, मैग्नीशियम पर +2 है, एल्यूमिनियम पर +3 है, और सिलिकॉन पर +4 है। यानी कि ये चारों दे रखे हैं। इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम किसकी होगी? मैक्सिमम आयनिक रेडियस, लार्जेस्ट रेडियस फ्रॉम द फॉलोइंग आयंस कौन सी होगी? जल्दी से बताइए। Na+ की होगी, मैग्नीशियम +2 की होगी, या एल्यूमिनियम की होगी, या सिलिकॉन की होगी? सबसे ज़्यादा अधिकतम किसकी होगी? जल्दी से बताइए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आंसर आना चाहिए आप लोगों का।
हाँ जी, कौन सा होगा भाई आंसर इसके अंदर? निम्न आयनों में से अधिकतम आयनिक त्रिज्या वाला यौगिक है, कौन सा दे रहे हैं आंसर? बी। ओके, और कोई? ए, वेरी गुड, जिनका ए आ रहा है तो सी और डी भी बच गए, वो भी कर दीजिए, कोई ना कोई आंसर तो राइट होगा ही। चलिए अपन क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर, जिनके भी आंसर है आप देते रहिए, फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। आयनिक त्रिज्या यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले इनकी यहाँ पर ये देखिए कि ये है क्या चीज़, सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम +2 है, एल्यूमिनियम +3 है और सिलिकॉन +4 है। आप इनमें ध्यान से देखेंगे तो ये एक पूरी की पूरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। यानी कि इसमें सबके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास में सबके अंदर देख लीजिए 10 है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई? भले प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर आपके पास में 11, 12, 13 और 14 यानी कि पूरा हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सबके अंदर क्या है? इक्वल है, 10 है। इसमें से 11 था, -1 हुआ, 12 था, -2, 13, -3, 14, -4, तो 10 यानी कि सम इलेक्ट्रॉन श्रेणी है। और सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आयनिक रेडियस जब समान हो जाए तब उस पर डिपेंड करती है किस पर आयनिक रेडियस जो होती है IR यदि बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज की। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो ज़्यादा के लिए हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होना चाहिए और सबसे कम चार्ज जो होगा वो ये सिस्टम है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाला कौन सा होगा? सोडियम होगा। राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर। और सबसे कम वाला पूछता आपसे तो यहाँ पर सिलिकॉन +4 होता आंसर, तो कौन सा होता? Si+4। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सोडियम प्लस, यानी कि जिन्होंने ए आंसर और सोडियम दिया है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चंस। An element occurring in the BCC structure has 12.08 into 10 की power 23 unit cell. The total number of atoms of the elements in these cells will be, कौन सा होगा भाई? एक तत्व की BCC अंतः केंद्रित घन संरचना है, उनमें 12 पॉइंट यानी कि 12.08 इंटू 10 की पावर 23 इकाई कोशिका है, यानी कि इकाई सेल है। इन सेलों में उस तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या क्या होगी? इन तत्वों में कुल परमाणु की संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन 24.16 इंटू 10 की पावर 23, 36.18 इंटू 10 की पावर 23, 6.04 इंटू 10 की पावर 23 एंड लास्ट वन 12.08 इंटू 10 की पावर 23। कौन सा होगा भाई? जल्दी से बताइए। BCC इसका आधा क्वेश्चन अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने करवाया है। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, परमाणुओं की संख्या ही पूछा था। एक कोशिका के अंदर कितने होते हैं? ध्यान रखिए, अभी सोडियम मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड है। तो कुल परमाणु की संख्या पूछी है। FCC और BCC दोनों का बताया था। BCC में कितनी होती है? रुए पहले आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा आंसर आ जाए, जल्दी से आंसर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। अरविंद, कलश, बिट्टू संस्कारी, आंसर दीजिए जल्दी से, फास्ट आने चाहिए आपके आंसर्स।
हाँ जी आंसर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल जल्दी से दीजिए आंसर। ओके देखिए थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्व करता हूँ। हमने पहले अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था बीसीसी के अंदर, एक बीसीसी के अंदर कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो एक यूनिट सेल के अंदर यहाँ पे यूनिट सेल कितनी है? इतनी है। तो यानी कि इसके अंदर एटम्स कितने होंगे? एटम्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा का पूरा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.16 इंटू सॉरी 24.16 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? एक कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। तो कौन सा आंसर होगा? ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। क्या होगा? ए होगा राइट आंसर इसका। कि जिसमें बीसीसी वाली संरचना कोई भी आती है तो उसमें आपको क्या करना है? जितने भी आता है उसको एक एक कोष्टिका को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यही एफसीसी आगे होता तो यूनिट सेल को जितना भी आए उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना इसमें बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एन एटम एट द फेस कंट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल इज। फलक केंद्रित घनीय सेल में फलक पर उपस्थित एक परमाणु की इकाई सेल में भागीदारी होती है। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल देखिए यहाँ पर कितनी भागीदारी है एफसीसी की? जल्दी से बताइए। 1/4, 1/8, 1 पार्ट और 1/2 पार्ट कितना होगा भाई? जल्दी से बताइए। एफसीसी के अंदर फलक पर उपस्थित परमाणु की इकाई सेल में ध्यान रखिएगा फलक केंद्रित के अंदर, फलक की बात कर रहा है। फलक केंद्रित के अंदर ये बिल्कुल फलक की बात कर रहा है। फलक ये मैंने क्यूबिक बनाया। फलक इसमें कितनी है? 6 हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5 और ये 6 आगे की। यहाँ पर इसकी बात कर रहा है कि इसके सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट होगा। अब इसके सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो किस तरफ रहता है? उसका इकाई सेल में भागीदारी, यानी कि इस इकाई सेल में और पड़ोस वाली जुड़ी हुए में कितना कितना है, यानी कि बिल्कुल ये बीच में बॉर्डर पर है और ये ऐसे इसकी सिचुएशन है। तो ये कहाँ गया? 50 है इधर और 50% उधर है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर भागीदारी अपनी कितनी आएगी? 50% का मतलब हो गया 1/2 और 1/2 इज द आंसर। डी आंसर है आपका यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्या होगा? फलक केंद्रित घनीय संरचना में फलक पर उपस्थित, यानी कि जो फलक पर उपस्थित होगा उस पर क्या होगा? 1/2 पार्ट लगेगा अपने उसमें। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी क्लोराइड्स आयन आर देयर अराउंड सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम आयन के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन होते हैं? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम आयन के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन होते हैं? देखिए भाई कितने होते हैं, देखिए जल्दी से बताइए। ऑप्शन पहला ए 3, बी 8, सी 4 एंड डी 6। कितने होंगे भाई? जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। हाउ मैनी क्लोराइड्स आयन there around sodium ion in the sodium chloride crystals? जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा। आंसर आना चाहिए आप लोगों के जल्दी से, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल 6। ओके डी कुछ का आंसर 6 आ रहा है। ट्राई करिए जल्दी से कितना आ रहा है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा सोडियम क्लोराइड के अंदर क्लोराइड सोडियम के चारों तरफ यानी कि कितना आएंगे, ध्यान रखिएगा इधर इसके चारों तरफ यदि बात करें इस ढंग से तो ये कितना आएंगे? 6 आएंगे। बिल्कुल सही है आंसर। यहाँ पर 6 जो है मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आयन
प्रेजेंट होंगे। अगला पर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है अपना क्वेश्चंस। फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू फ्रैंकल दोष, यानी कि फ्रैंकल दोष के अंदर क्या होता है भाई, फ्रैंकल और शॉर्ट की दो दोष होते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू एन आयन मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट क्रिएटिंग ए वैकेंसी, यानी कि क्या होता है, एक आयन मिसिंग है फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट क्रिएटिंग ए वैकेंसी। बी पॉइंट में आ गया है एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइंग एन इंटरस्टिशियल पोजिशन इन द लैटिस, an extra negative ion occupy in interstitial position in the lattice, and the shift of positive ion from its normal lattice site to the an interstitial sites, यानी कि क्या हुआ, फ्रैंकल त्रुटि का कारण है एक आयन सामान्य जालक स्थल में अनुपस्थित हो जिसके कारण एक खाली जगह उत्पन्न हो गई हो। एक बाह्य धनात्मक आयन ने जालक के एक अंतराकाशी जगह घेर ली हो। एक बाह्य ऋणात्मक आयन ने जालक की एक अंतराकाशी जगह घेर ली हो। जालक स्तर में एक धनात्मक आयन अपने सामान्य जालक स्तर से अंतराकाशी स्थल में विस्थापित हो गया हो। देखिए आंसर बताइए जल्दी से। फ्रैंकल त्रुटि, फ्रैंकल डिफेक्ट, यहाँ पर डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है, उसी के डिफेक्ट के अंदर फ्रैंकल त्रुटि के अंदर पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा होगा ये डिफेक्ट्स, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए सब। फ्रैंकल त्रुटि का कारण क्या है, एक सामान्य जालक यानी कि सामान्य आयन जालक स्थल में अनुपस्थित हो जिसके कारण एक खाली जगह बनती हो। नहीं, बिल्कुल गलत है। एक बाह्य धनात्मक आयन ने जालक की एक अंतराकाशी जगह घेर ली हो। बाह्य बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पर, ध्यान रखिए। फ्रैंकल का मतलब ये है कि इसका मतलब उसी का आयन यानी कि जालक स्थल में उपस्थित एक धनात्मक आयन, कोई भी आयन होगा, वो अपने सामान्य जालक स्तर से अंतराकाशी स्थल में विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, बाहरी वाला जो है कोई भी नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्या होगा, डी यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि फ्रैंकल दोष के अंदर क्या होता है, वही आयन, कोई भी आयन अपनी जगह से शिफ्ट होके और किसी भी अंतराकाशी यानी कि जो खाली स्पेस है, इंटरमोलिकुलर जो वैकेंट स्पेस है, उसके अंदर चला जाता है। यानी कि ओवरऑल आप ऊपर से देखेंगे तो उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, अनचेंज रह गया। यानी कि ऊपर से उसके मॉलिक्यूल्स में क्यों ना तो कोई इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है, यानी कि कोई कमी पेशी कुछ भी नहीं हुई है, ना तो उसके अंदर आयन के अंदर कुछ ऐड हुआ है और ना ही आयनों की संख्या में कोई कमी आती है। तो फ्रैंकल दोष इसी को बोलते हैं। फ्रैंकल त्रुटि का कारण क्या है, जालक स्थल में एक धनात्मक आयन अपने सामान्य जालक स्तर से अंतराकाशी स्थल पर विस्थापित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, फ्रैंकल के बाद में इसी से रिलेटेड आता है एक अपना अगला, शॉर्ट की डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल इज ऑब्जर्व व्हेन। सेम यही कि क्या होता है, शॉर्ट की दोष, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। शॉर्ट की के अंदर क्या होता है, क्रिस्टलों में शॉर्ट की दोष पाया गया जब क्रिस्टलों का घनत्व बढ़ता है, अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, यानी कि डेंसिटी ऑफ इसके हो गया, जालक से धनायन और ऋणायन की अलग अलग संख्याएं लुप्त होती है, एन आयन लीव्स द नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई इन इंटरस्टिशियल साइट्स, एक आयन अपनी सामान्य स्थिति को छोड़कर अंतराकाली स्थान में चला जाता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन विलुप्त होते हैं। कौन सा होगा भाई, शॉर्ट की। यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, कुछ कमी होगी, ध्यान रखिए। फ्रैंकल के अंदर फ्रैंक यानी कि फैक बोल रहा है, वो फैक का मतलब है कुछ भी गलत ऐसा लग रहा है लेकिन कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। क्या कह रहा है, क्रिस्टलों में शॉर्ट की दोष पाया गया जब, कब पाया गया इसके अंदर, जब क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इंक्रीज। क्या कौन सा होगा भाई, जल्दी से आंसर बताइए।
क्या हो गया भाई, शॉर्ट की, यानी कि यहाँ पर देखिए शॉर्ट की का मतलब ये है, जितना भी लोगों को आंसर दे रहे हैं फास्ट देखिए, यहाँ पर देखिए शॉर्ट की के अंदर क्या होता है, पहला पोर्शन कह रहा है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इंक्रीज, इंक्रीज वाला के यहाँ पर मतलब ही नहीं है, यानी कि इंक्रीज नहीं होता है उसमें, तो उल्टा कुछ भी चीज़ शॉर्ट होगा तो डिक्रीज होगा, तो ये गलत है, घनत्व बढ़ता है, गलत है। जालक से धनायन और ऋणायन की अलग अलग संख्याएं लुप्त होती है, नहीं भैया, समान संख्या लुप्त होती है, तो इसका मतलब समान वाला राइट ऑप्शन क्या है, डी है। तो फिर भी चौथा वाला देख लेते हैं, तीसरा वाला, एक आयन अपनी सामान्य अवस्था को छोड़कर अंतराली स्थान घेरता है, यानी कि जालक से समान संख्या में क्या होगा, धनायन और ऋणायन लुप्त होते हैं, वो लुप्त हो जाएंगे, इसकी वजह से डेंसिटी के अंदर कमी आती है। तो ध्यान रखिएगा कि जिसके अंदर क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जो होंगे शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ की सरफेस से, उसमें से लुप्त हो जाते हैं, उसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है उसको शॉर्ट की जो है डिफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, शॉर्ट की डिफेक्ट ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ गया, ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, डज नॉट चेंज एंड चेंजेस, क्या होगा भाई, जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित नहीं होता है या फिर परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन सा होगा, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष के अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, जैसे फ्रैंकल दोष के अंदर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर कुछ भी एक भी चीज़ है तो वो क्या जा रहा है, एक सपोज करिए ये हुआ, तो यहाँ से मिस होके, यानी कि ये क्या होगा, इधर से ये मिस होके और इधर चला गया, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल के अंदर डेंसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि डज नॉट चेंज, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा इसके अंदर, क्या होगा, परिवर्तित नहीं होता है। ध्यान रखना, इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, घनत्व में नो चेंज। किसमें, फ्रैंकल दोष के अंदर। शॉर्ट की दोष के अंदर क्या होता है, शॉर्ट की दोष के अंदर क्योंकि वहाँ पर दो समान आकार के समान संख्या के अंदर धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर मास कम हो गया तो डेंसिटी वहाँ पर घट जाएगी, तो वहाँ पर डेंसिटी घटती है। फ्रैंकल दोष के अंदर डेंसिटी हमेशा इक्वल रहती है, नो चेंज, कुछ भी ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आज का जितने भी क्वेश्चंस थे सारे कंप्लीट अच्छे से कर लिए गए हैं आज, और इसी के साथ में लास्ट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वही बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम RUHS AIIMS MNS RPVT 2023 का नया ऑफलाइन बैच जो है 9 अप्रैल से 3 to 7 JNC गुरुकुल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी हैं आप लोग और आपसे जितने भी जो इस में इच्छुक हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, रिसेप्शन पर नंबर दे रखे हैं आपको। तो जिनको भी यहाँ पर ऐसा लगता है, और बाकी का अपना YouTube जो चैनल है यहाँ पर 5 to 8 डेली बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस चलती है, जिसके अंदर MCQs आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे क्रैश कोर्स के हिसाब से, अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से। अभी थोड़ा क्वेश्चंस वो है 12th के हिसाब से, क्योंकि तो कल मॉर्निंग के अंदर 12th क्लास का एग्ज़ाम है बोर्ड का, तो उनको लिए मैं आज ही अभी कह देता हूँ ऑल द बेस्ट फॉर कल 12th के एग्ज़ाम के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। बढ़िया से करिए और कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए, और आपकी जीत पक्की है, क्योंकि साल भर मेहनत की है तो उसको जीत आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा, कल ऑल द बेस्ट फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।